अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक का। इलेक्ट्रोडायनामिक इसका नाम है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग, इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट थे और हमने उनकी फील्ड, उनकी फोर्स, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों को स्टडी किया था। अब हमारे पास जो है वो चार्जेस इन मोशन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोडायनामिक है। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक का पोर्शन स्टार्ट हो गया। इससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक थे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसमें सब टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तो आप ऑलरेडी पहले जो पढ़ चुके हैं। एक तो वो है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या है कि जब आपने करंट को फ्लो करवाना होता है किसी भी मटेरियल में से, तो आपको चार्जेस को पुश करना पड़ता है। ये कितना तेजी से चार्जेस मूव करेंगे ये उस पुश के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जिस मटेरियल में से पास कर रहे हैं उस मटेरियल की नेचर क्या है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल के अंदर जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है, करंट पर यूनिट एरिया, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जो करंट होगा, करंट डेंसिटी होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज के। मतलब जितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी उतना ही ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। तो जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर आता है, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर सिग्मा। इसको आप सरफेस चार्ज सिग्मा से कंफ्यूज नहीं करें। ये हमारे पास एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू डिफर करती है। सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। और उसके अलावा ये कि हमारे पास कुछ बुक्स के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा, मतलब 1/सिग्मा को रेजिस्टिविटी, मतलब सिग्मा इज कंडक्टिविटी और 1/सिग्मा इज रेजिस्टिविटी रो। तो कुछ हैंडबुक्स जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगेन रो को आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना। तो आपके पास इस बारे में जैसे इन्होंने कहा है कि आप इस बात के लिए वो अपोलोजेटिक हैं बुक वाले के हम सेम सिंपल डिफरेंट चीजों के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो आपकी बुक के अंदर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ के अंदर एक टेबल है 7.1। उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स, उनकी रेजिस्टिविटी गिवन है। तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिल्वर से स्टार्ट हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है और फिर रबर एंड टेफ्लॉन तक जा रहे हैं और रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। जो रेजिस्टिविटीज़ हैं उनके यूनिट जो है वो ओहम मीटर है और इस डाटा को जो है वो एक बुक से लिया गया है जिससे इन्होंने एक टेबल बनाया है डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी का। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से ये पता चलता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो आपके पास उस टेबल से आपको ये बात पता चलेगी कि इवन जो इंसुलेटर्स भी हैं जैसे रबर वगैरह, उनकी भी कुछ बहुत माइनट सी, बहुत छोटी सी, लेकिन उनकी भी कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास कंडक्टिविटी आएगी। ऑब्वियसली मटीरियल जो मेटल्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये कि जो है कुछ इंसुलेटर्स की भी कुछ हद तक वो स्लाइट सी आ जाती है कंडक्टिविटी। लेकिन क्योंकि अगर हम उन्हें मेटल की कंडक्टिविटी से कंपेयर करें तो मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर। तो इसलिए मेटल्स को हम लोग समटाइम्स परफेक्ट कंडक्टर भी लेते हैं और हम ये कहते हैं कि उनकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है, मतलब हम उसे इनफाइनाइट ले लेते हैं। और उसके मुकाबले में इंसुलेटर्स जो हैं हम ये इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो है। मतलब ये कि आपके पास जो मेटल्स हैं वो परफेक्ट कंडक्टर्स होंगे और उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट होगी,
जबकि जो इंसुलेटर्स हैं वो उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम, मतलब ज़ीरो होगी। तो आपके पास वो फोर्स जो कि चार्जेस को मूव करती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वो फोर्स कोई भी हो सकती है, केमिकल, ग्रेविटेशनल, कुछ भी हो सकती है। तो हमारे केस के अंदर जो हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो ये काम करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो लॉरेंस फोर्स है, और जो चार्जेस के ऊपर एक्ट कर रही है, एज अ रिजल्ट चार्ज मूव कर रहे हैं। तो जैसे हमने स्मॉल एफ कहा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वो इसके बराबर आ जाएगा। तो इधर से आपके पास जो जे है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ सिग्मा ई प्लस वी क्रॉस पी। नॉर्मली हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी वेलोसिटी काफ़ी कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह की वैल्यू, तो हम अक्सर सेकंड टर्म को इग्नोर भी कर देते हैं। इस वाली टर्म को हम कह देते हैं कि जे जो है वो सिग्मा ई के बराबर है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा वगैरह की बात करें तो उस प्लाज्मा के अंदर मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के अंदर वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, उसे हम कंसीडर करना पड़ता है। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। और बेसिकली ये आया तो हमारे पास इधर से ही है, जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन ली थी वहीं से हमारे पास ये आया है। आप ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये जे इज इक्वल टू सिग्मा एफ का एक स्पेशल केस है। मतलब जे इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक मोर जनरल इक्वेशन है, और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई जो है वो हमारे पास उसका एक स्पेशल केस है। अब अगर हम आगे इसको मजीद डिटेल इसकी डिस्कस करें, तो जैसे आपको ये बात पता है कि इनसाइड द कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है, और अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो ऑब्वियसली करंट डेंसिटी जे जो है वो भी जीरो होगी। ठीक है, अगर हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो जैसे हमने ये कहा कि फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो 1/, सिग्मा जो है वो जीरो होगा। मतलब अगर हम इस रिलेशन को देखें, जे इज ओवर ई इज इक्वल टू जे ओवर सिग्मा, तो 1/, सिग्मा जो है वो जीरो, या फिर सिग्मा की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये ई जो है वो जीरो आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास परफेक्ट कंडक्टर है तो इवन करंट फ्लो भी अगर कर रहा होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि उस चीज को अगर आप लिंक करना चाहें कि जी कंडक्टर के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो फिर हम इस इक्वेशन को कंडक्टर्स पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी सिग्मा है वो इनफाइनाइट है, तो आपके पास इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो ही होता है इस रिलेशन से भी, इवन अगर आपके पास करंट फ्लो कर भी रहा हो। तो आपके पास जो पहले हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जो केस पढ़ा था जिसमें हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो वहां पे तो हम इसलिए इसको लिंक नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे थे। ठीक है, तो चार्जेस जब रेस्ट पे थे तो वहां पे फिर अगर ई जीरो था तो वहां पे जे भी जीरो ही था। ठीक है, लेकिन अगर जे जीरो नहीं भी है तो भी हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो आता है, और वो किस तरीके से आता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपके पास जनरली रियल लाइफ के अंदर मेटल इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर हो करंट को या चार्जेस को मूव कराने के लिए, करंट एस्टेब्लिश करने के लिए, वो निग्लिजिबल होती है। मतलब अगर जितना अच्छा कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर होगी टू ड्राइव करंट वो नेग्लिजिबल होगी। तो आपके पास हम लोग जब डेली लाइफ के अंदर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जितनी भी हम कनेक्टिंग वायर्स यूज कर रहे होते हैं उन सबको हम इक्वी पोटेंशियल लेते हैं। मतलब लाइक वो जो कंडक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स डिफरेंट,
वो आपके पास मेटल होती है, जाहिर सी बात है, और उनकी सब में की जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि सबके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। तो जितना भी चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है, तो इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि सारी सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल है। और इसलिए आपके पास जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो एक अच्छे परफेक्ट कंडक्टर से बनती हैं। और अगर हम रजिस्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो रजिस्टर हैं वो प्योरली पुअर, मतलब बेसिकली आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल से नहीं बनते, मतलब पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं, मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टेंस बहुत ही पुअर हो, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोगों ने कहीं करंट फ्लो कराना है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए मेटल लेते हैं जो कि हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब जो है वो हम लोग एग्जाम्पल 7.1 देखते हैं। एग्जाम्पल 7.1 में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रेजिस्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी जो लेंथ है वो L है, और जिस मटेरियल से ये बना है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो सिग्मा है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने डायरेक्शन आपको बताई हुई है कि वो ये है, ठीक है। तो अगर आपको, और इसका मतलब एक्सेस जो है सिलेंडर का जो एक्सेस वो जेड एक्सेस के अलोंग है। अगर हम ऑब्वियसली इसके गेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर V है, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है बिटवीन द कंडक्टर एंड बिटवीन द वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन है J इज इक्वल टू सिग्मा E, इसमें बेसिकली जो आपके पास J है वो करंट पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो हमारे पास I जो है वो JA के बराबर है और J हमारे पास सिग्मा E के बराबर होता है, और E जो है वो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, V/L। तो ये हमारे पास करंट हो गया जो कि इसमें से पास होगा, ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एग्जांपल 7.2 है जिसमें आपके पास दो लॉन्ग कोएक्सियल मेटल सिलेंडर्स हैं, मतलब दो सिलेंडर्स ऐसे हैं जिनके एक्सेस जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोएक्सियल कहा है। एक का जो रेडियस है वो A है, इनसाइड वाले का रेडियस A है और आउटसाइड वाले का रेडियस B है। और इन ओके हमारे पास 7.2 एग्जांपल है और इसके अंदर कोएक्सियल मेटल सिलेंडर्स हैं और इन दोनों के दरमियान में एक मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो सिग्मा है। तो अगर आपने अंदर और बाहर ये दो जो सिलेंडर्स हैं इनके दरमियान में आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो वन से लेके एक अंदर से लेके बाहर की तरफ जो है वो आपके पास कितना करंट फ्लो करेगा और इसकी लेंथ जो है वो L है। अगेन आपको सबसे पहले अगर ये रिलेशन यूज करना है, क्योंकि अभी तक हमने यही रिलेशन पढ़ा है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस रीजन में चाहिए जिस रीजन में हमें करंट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हमने V/L पुट किया था, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हमें दोनों सिलेंडर्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपको ये पहले आप पढ़ चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स कर चुके हैं कि अगर आपके पास बिटवीन द टू सिलेंडर्स अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपने फॉरियर्स लॉ को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है।
ठीक है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सिलेंडर्स। तो करंट फाइंड करना है। जैसे एक हमने फिर सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, करंट फाइंड करना है, जे डॉट डी ए होता है। वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जे जो है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है। बेसिकली जो हमारे पास एरिया है वो परपेंडिकुलर, मतलब अगर सपोज आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वो हमें एरिया लेना होता है। तो जैसे पिछले वायर के केस में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था इस तरीके से, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इस केस में हमारे पास करंट यूं फ्लो करेगा, तो ये एरिया आपको चाहिए, जो सरफेस है पूरी इसका एरिया चाहिए। तो जो वैसे ज्यादा जनरल डेफिनेशन है वो ये है, लेकिन क्योंकि पिछले केस में हमारे पास जे या था जो करंट डेंसिटी और जो एरिया था उनके दरम्यान में जो है वो थीटा जो है वो 0 बन रहा था, इसलिए हमने जे ए ले लिया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर ही है एरिया, लेकिन अभी हम जब फाइंड करेंगे तो हम प्रॉपर इस तरीके से करेंगे कि जे जो है वो सिग्मा ई के बराबर है। तो ई की और की जो डायरेक्शन है वो भी एस हैट के लॉन्ग है, और वो ये वाली जो सर्कुलर सी सरफेस है इसकी डायरेक्शन भी एस हैट के लॉन्ग है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ई की वैल्यू है सिग लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, और जो डी ए है बेसिकली यहाँ पे वो आपके पास ये चीज है ना, ये वाली सरफेस। तो अगर एस की डायरेक्शन है तो फिर डी ए आपके पास किसके बराबर होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डीएल क्या होता है? तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास डी ए एस जो है इन डायरेक्शन ऑफ एस वो हो जाएगा एस डी फाई डी जेड। ठीक है, तो एस डी फाई डी जेड एस एस से कैंसिल हो जाएगा, तो आई जो है वो आ जाएगा सिग्मा लैम्डा बाहर निकाल लें, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकाल लें, 2 पाई भी निकाल लें, तो डी फाई डी जी 0 to 2 पाई, और डी जी जो है वो बेसिकली लेंथ है पूरी सिलेंडर की। ठीक है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर पड़ा है तो 0 से लेके एल तक। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें इसको तो हमारे पास आई आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 2 पाई इंटू एल। ये हो जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो इंटीग्रल होगा ओवर एनी सरफेस इनक्लोजिंग द इनर सिलेंडर। ठीक है, बेसिकली ये जो हमने इंटीग्रल लिया है ये उस सरफेस के ऊपर लिया है जो कि इनर सिलेंडर को कवर करी है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का। तो E की वैल्यू हमारे पास थी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट S हैट, और ये हो जाएगा ds S हैट। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ds ओवर S हैट डॉट S हैट जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। और ये B टू A, तो V की वैल्यू हो गई माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ S B ओवर A। माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B। तो ये हो जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ B माइनस ln ऑफ A। तो V जो है वो लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ B ओवर A आ जाएगा। तो ये हमने जो V की वैल्यू फाइंड की है ये हम यूज करेंगे करंट फाइंड करने के लिए। मतलब एक्चुअली हमने V की फॉर्म में करंट को लाना है। तो यहाँ पे करंट में जो हमने लैम्डा यूज किया था, क्योंकि असल में जो पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो, हम आंसर भी उस पैरामीटर्स की फॉर्म में नहीं लिखते। हमें V गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, L गिवन है, सिग्मा गिवन है, लैम्डा तो नहीं गिवन। तो यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू, और ये जो इक्वेशन हमारी आई है इधर से भी लैम्डा की वैल्यू, तो हमने एलिमिनेट करनी है। मतलब किसी भी एक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल के वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो जो हमारा V है वो है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ B ओवर A। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर ln ऑफ B ओवर A इक्वल टू लैम्डा, और जो I की वैल्यू हमारे पास आई थी उसमें पुट कर दें V 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ B ओवर A L। ठीक है, तो मजीद आप इसको जरा अरेंज करके अगर लिखते हैं तो 2 पाई दिस V ओवर ln ऑफ B ओवर A। तो यहाँ से इन एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो टोटल करंट फ्लो करता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके? पिछली एग्जांपल में भी हमारे पास जो करंट था वो हमारे पास V के प्रोपोर्शनल आया था। तो अगर हम इसको देखें I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो जो पीछे ये चीज जो बची है ये मतलब सिग्मा A ओवर L, इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगी। ठीक है, इसी तरह इस केस में भी हमारे पास I जो है वो प्रोपोर्शनल टू V है। तो इट्स मीन कि जो पीछे है 2 पाई सिग्मा ln ऑफ B ओवर A, ये क्या है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेसिकली आपके पास I V के प्रोपोर्शनल है और यह पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, और ये जो फैक्टर्स जो मैंने पिछले एग्जांपल में भी इस एग्जांपल में भी कोट किए हैं, ये बेसिकली आपको क्या दे रहे हैं? तो बाय दिस रिलेशन E इज इक्वल टू IR,
ये चीज जो है वो 1/r होगी। और इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली भी चीज जो है हमारे पास वो 1/r होगी। अगर हम इसको, जो हमारा v आ रहा है, अगर हम उसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये तो हमने वर्जन ओहम्स लॉ का देखा हुआ है। और इसमें जो r है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। और ये r अगर आप देखें तो दोनों के लिए डिफरेंट था। जो पहली एग्जांपल थी उसमें जो हमारा r था वो किसके बराबर था? सिग्मा a/l के, सॉरी इस 1/r है। ये r जो है वो बराबर है l/सिग्मा a के। और इस केस में जो हमारा r है वो बराबर है, ये कोएक्सियल सिलेंडर वाले एग्जांपल में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ये जो रिलेशन i इज इक्वल टू दिस v है ना, तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो फिर यहाँ r आएगा ना, तो यहाँ आने के बाद जो ये फैक्टर आएगा तो ये क्या होगा? ln ऑफ b/a/2 सिग्मा। तो इसलिए हमारे पास r क्या होगा? ln ऑफ b/a/2 सिग्मा। तो दोनों केसेस में जो हमारे पास r है, इस केस में भी r l और a पे डिपेंड कर रहा है, इधर भी a b जो इनर और आउटर सिलेंडर के रेडियस थे उन पे डिपेंड कर रहा है। और एक l का फैक्टर भी था इसके साथ, सॉरी जो मैंने यहाँ से स्किप कर दिया, ये वाला l भी था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ पे, एरिया पे और इन रेडियस वगैरह पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट और सिग्मा पे भी, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो मतलब एक एंड से दूसरे एंड में करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास फंक्शन है ज्योमेट्री का एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल 1 में r जो है वो l/सिग्मा a के बराबर है। एग्जाम्पल 2 में r जो है वो ln ऑफ b/a/2 सिग्मा l के बराबर है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है और दूसरा इसका यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर भी है। और हमें ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन v एंड i है वो आपके पास बेसिकली कहाँ से आई, वो हमने जब इक्वेशन ये पूरे सॉल्व किए थे तो हमने j सिग्मा e से ही से सॉल्व किया था। तो जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन v एंड i है वो कॉन्सिक्वेंस है इक्वेशन j सिग्मा e का। अगर आप v को, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को डबल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड को डबल कर देते हैं, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। और अगर आप ओहमिक मटेरियल्स की बात करें तो उसके अंदर आपके पास करंट डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ये कहेंगे कि करंट डबल हो जाएगा। तो क्या है, अगर आप v डबल करेंगे तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट डेंसिटी फॉर ओहमिक मटेरियल डबल हो जाएगी, या फिर एंड देन उसकी वजह से करंट डबल हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्टेडी करंट्स हो, ठीक है, और यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी हो, तो उस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 1/सिग्मा डाइवर्जेंस ऑफ J। ये बेसिकली E इज इक्वल टू सिग्मा और J इज इक्वल टू सिग्मा E वाली इक्वेशन ही है, जिसकी दोनों साइड पे हमने डाइवर्जेंस ले ली। वो 0 हो गया। तो ये किस वक्त 0 होता है? जब हमारे पास स्टेडी करंट में डेल डॉट J 0 हो जाता है एंड यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी हो। तो बेसिकली आपके पास अगर ये ऐसा है तो जब डेल डॉट ई 0 हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है ρ/ε0। इट्स मीन कि आपके पास चार्ज डेंसिटी रो 0 हो जाएगी,
चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर वॉल्यूम चार्ज है या अनबैलेंस चार्ज है वो सरफेस पे आ जाएगा। तो इन केस ऑफ स्टेडी करंट एंड यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज नहीं होता और आपके पास जितना भी अनबैलेंस चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है। जो हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस होते हैं उनके अंदर भी हमने ये देखा था कि जब हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे थे तब भी हमने ये देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई थी। और ये बेसिकली आपके पास मूविंग चार्जेस के लिए भी यही केस है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हो तब भी इनसाइड रो जो है वो जीरो है। जैसे आपके पास नॉर्मल चार्जेस एट रेस्ट पे हमने इनसाइड रो जीरो लिया था फॉर अ कंडक्टर, तो यहाँ पे अगर चार्जेस मूव करें तब भी इनसाइड कंडक्टर अनबैलेंस चार्ज नहीं रहेगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। तो आपके पास जो लैप्लास इक्वेशन है वो होल्ड करती है, जो अपने डेल स्क्वायर वी जो लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो वाली जो लैप्लास इक्वेशन है, वो लैप्लास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन होल्ड करती है विद इन अ होमोजेनियस ओहमिक मटेरियल जिसके अंदर स्टेडी करंट हो। और फिर उसके ऊपर हम सारे थर्ड चैप्टर के टूल लगा के जो कुछ हमने थर्ड चैप्टर में किया है वो सब लगा के हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि लैप्लास इक्वेशन होल्ड करती है फॉर अ होमोजेनियस ओहमिक मटेरियल जो ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करे और जिसके अंदर स्टेडी करंट हो। और फिर हम चैप्टर 3 में जो कुछ पढ़ा है वो उसको अप्लाई करके हम पोटेंशियल्स फाइंड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर 7.1 एग्जाम्पल के अंदर उसने ये अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर जो है वो यूनिफॉर्म है। तो अब उसको उसने प्रूफ किया है इन एग्जाम्पल 7.3। और एग्जाम्पल 7.3 में उसने एक सिलेंडर लिया है V जो कि ओबे कर रहा है लैप्लास इक्वेशन। तो विद इन द सिलेंडर V ओबेज जो पोटेंशियल है बेसिकली इनसाइड द सिलेंडर, वो पोटेंशियल जो है वो लैप्लास इक्वेशन मतलब डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एट द लेफ्ट एंड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो हम ये कह देते हैं कि वो जीरो है। और राइट एंड पे पोटेंशियल जो है वो भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को V नॉट कह देते हैं। और आपके पास जो सिलेंडर की सरफेस है उस पे J डॉट एन हैट जीरो है। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास जो करंट डेंसिटी है वो और नॉर्मल टू द सरफेस के जो नॉर्मल है वो और जो करंट डेंसिटी है उन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। सिलेंडर की सरफेस का जो नॉर्मल है वो उसकी जो डायरेक्शन और जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये कंडीशन हम ना लें तो हमारे पास इस करंट, इसका मतलब ये होगा कि सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली लीक होना शुरू हो जाएगा इनटू द सराउंडिंग स्पेस सराउंडिंग, तो वो आपके पास नॉन कंडक्टिंग का केस आ जाएगा। तो अगर J डॉट एन हैट जीरो है और J जो है वो सिग्मा E के बराबर है तो आपके पास E डॉट एन हैट भी जीरो होना चाहिए। और इस E डॉट एन हैट जीरो होने का मतलब ये है कि नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब विद V और इस नॉर्मल स्पेसिफाइड मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ V जीरो, कि अगर आपका E डॉट एन हैट जीरो है तो इट्स मीन कि आपका नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ V इज जीरो।